जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स और आज के टॉपिक में हम एंजाइम की मुख्तलिफ कैरेक्टर्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर में मेरी कोशिश होगी कि आपको एंजाइम के सारे कैरेक्टर्स अंडरस्टैंड करवाए जाए। स्पेसिफिकली आज के लेक्चर में हमने एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स की बात करनी है। इसके अलावा कोफैक्टर क्या होता है, इसकी डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं, इनको भी एड्रेस करेंगे फ्रॉम द शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू आज के लेक्चर। देखिए, एंजाइम की कैरेक्टर से पहले एक चीज जो हमें अंडरस्टैंड करनी है वो इस एंजाइम वर्ड को अंडरस्टैंड करना है। एंजाइम का जो टर्म है मेरा बेटा, ये सबसे पहले 1878 में 1878 का वक्त था और एक साहब थे जिनका नाम था विनहेम क्यूने। ये विनहेम क्यूने साहब जो थे, इन्होंने सबसे पहले ये टर्म एंजाइम यूज की थी उन बायोकैटलिस्ट के लिए जो केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। तो आपने ये याद रखना है फ्रॉम द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू कि ये जो एंजाइम टर्म है ये विनहेम क्यूने साहब ने सबसे पहले यूज की थी और फिर उसके बाद ये वाइडली एक्सेप्ट होने लग पड़ी। अब बात कर लेते हैं जी एंजाइम्स के कैरेक्टर्स की। बेटा, जितने भी एंजाइम के कैरेक्टर्स हैं हम आज कोशिश करेंगे कि उनको सम अप करें, जितनी भी इनकी खसूसियात होती हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट दीज वन बाय वन जी कैरेक्टरिस्टिक्स। भाई, सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है एंजाइम्स के बारे में वो ये है कि एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ये एंजाइम्स जो है ना मेरा बेटा, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं। अब इस टर्म में, इस बात में दो टर्म्स हैं, दो चीजें हैं जो आपको समझनी है। पहली बात तो ये है कि एंजाइम मेरा बेटा प्रोटीन है, ना ये लिपिड्स है, ना कार्बोहाइड्रेट्स है, ना न्यूक्लिक एसिड्स है। बायोकेमिकल्स के प्रोटीन्स के ग्रुप से इनका ताल्लुक है। दूसरी बात यह है कि ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती हैं। देखिए, एक्चुअली प्रोटीन्स जो होती है ना, उनकी दो टाइप्स होती हैं, या तो फाइब्रस होंगी या ग्लोब्यूलर होंगी। तो एंजाइम्स को हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। नाउ दिस इज देयर फर्स्ट कैरेक्टर। उसके बाद अगली बात यह है कि वो रिएक्शंस जो एंजाइम्स के साथ होते हैं, रिएक्शंस अकरिंग विद एंजाइम्स, वो रिएक्शंस जो एंजाइम्स के साथ होते हैं, दे आर मिलियन टाइम फास्टर। वो लाखों गुना तेज होते हैं उन एंजाइम्स, उन रिएक्शंस की निस्बत जो एंजाइम के बगैर होते हैं। अब इस बात का, इस जुमले का मतलब ये है कि देखिए, जब किसी रिएक्शन में एंजाइम शामिल हो जाता है ना, तो उस रिएक्शन की स्पीड जो है वो बहुत ही बढ़ जाती है, वो रिएक्शन बहुत ही तेज हो जाता है। हमारा तीसरा कैरेक्टर है कि एंजाइम आर वेरी स्पेसिफिक। एंजाइम बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं मेरा बेटा इन नेचर। अब इस बात का मतलब ये है कि देखिए, फॉर एग्जांपल एक एंजाइम है ना, अगर तो वो एक स्पेसिफिक रिएक्शन को ही कंडक्ट करवाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक एंजाइम है तो वो ये रिएक्शन भी कंडक्ट करवा रहा है, दूसरे रिएक्शन में भी यूज हो रहा है, तीसरे में भी हो रहा है। दिस इज नॉट पॉसिबल। हर एक एंजाइम जो होता है ना, वो अपने सबस्ट्रेट और अपने रिएक्शन के मामले में बहुत ज्यादा स्पेसिफिक, बहुत ज्यादा चूजी होता है। इसको आप इस तरह समझ लीजिए कि जैसे आपके स्कूल कॉलेज में टीचर्स होते हैं, तो हर टीचर एक खास, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाता है। जैसे मैं बायोलॉजी के टीचर हूं तो मैं सिर्फ बायो पढ़ाता हूं, मैं केमिस्ट्री या फिजिक्स आपको नहीं पढ़ा सकता। सिमिलरली एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर नेचर एंड देयर एक्शन। ये हर एक एंजाइम एक खास रिएक्शन को ही देखता है, उसको स्पीड अप करता है। हर एक रिएक्शन में एंजाइम यूज नहीं होते। ये था हमारा आज का तीसरा पॉइंट। इसके बाद अगर हम बेटा आगे चले ना, तो एक और भी कॉन्सेप्ट है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, दैट इज कि एंजाइम एक्टिविटी जो है उसको भी हम रेगुलेट कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। यानी जो एंजाइम के काम करने का तरीका है, एंजाइम के काम करने की जो स्पीड है, इट कैन बी रेगुलेटेड। यानी अगर हम चाहें तो ये स्पीड तेज हो जाएगी, अगर हम चाहें तो ये स्पीड कम हो जाएगी। और वो हम कैसे करते हैं? हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा एंजाइम एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। एक होते हैं बेटा हमारे पास एक्टिवेटर्स और दूसरे होते हैं हमारे पास इनहिबिटर्स। ये दोनों भी एक तरह के केमिकल मटेरियल्स ही हैं, एक्टिवेटर्स भी और इनहिबिटर्स भी। देखिए, एक्टिवेटर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को तेज कर देते हैं। एंजाइम रिएक्शन को तेज कर रहा है ना, एक्टिवेटर एंजाइम की एक्टिविटी को तेज कर देते हैं, जिससे रिएक्शन मजीद तेज हो जाता है। और इनहिबिटर ऐसे मटेरियल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। सो वी कैन control the activity of enzyme by these two things, activator and
इनहिबिटर। अच्छा, आमतौर पे तो जो एंजाइम होता है वो मेरा बेटा सारे का सारा प्रोटीन का ही बना होता है, बट समटाइम्स कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनको कोई ना कोई नॉन प्रोटीन पार्ट भी चाहिए होता है अपनी एक्टिविटी के लिए, और यहां पर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कोफैक्टर का। अब ये कोफैक्टर सुन लीजिए कि ये क्या बला है। देखिए, कोफैक्टर इज एक्चुअली अ नॉन प्रोटीन पार्ट। कोफैक्टर एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है दैट इज प्रेजेंट इन सम एंजाइम्स। ऐसा नॉन प्रोटीन पार्ट जो कुछ एंजाइम्स में मौजूद होता है उसको हम कोफैक्टर कहते हैं। इसका कॉन्सेप्ट बेटा ये है कि देखिए, आमतौर पे तो एंजाइम एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है और वो पूरे का पूरा प्रोटीन से मिलकर बना होता है, लेकिन देखिए कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो खुद काम नहीं कर सकते, यानी उनको काम करने के लिए एक नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत होती है। जब तक वो नॉन प्रोटीन पार्ट उनके पास नहीं होगा तो वो काम नहीं करेंगे। इस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम मेरा बेटा कोफैक्टर कहते हैं। इसको आप बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए जैसे बहुत सारे लोगों को सुबह सुबह चाय पीने की आदत होती है, जब तक वो चाय नहीं पीते तो वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर सकते या पढ़ नहीं सकते बैठ के, तो चाय उनका एक्टिवेटर होता है, चाय उनका कोफैक्टर होता है, जो एक्चुअली उनकी बॉडी का हिस्सा तो नहीं है, दैट इज एन आउटसाइड स्टफ, बट जब वो उसको पी लेते हैं, उसको यूज कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, तो फिर उनके लिए काम करना जो है वो इजी हो जाता है। सिमिलर इज द रोल ऑफ कोफैक्टर्स विद एंजाइम्स। वो एंजाइम का एक्चुअल पार्ट नहीं होते, आप इसको ऐसे समझिए, अगर ये आपका एंजाइम है तो ये इसका हिस्सा जो है ये नॉन प्रोटीन होगा। जब तक ये, अगर ये हिस्सा इस एंजाइम के साथ अटैच होगा तो एंजाइम काम करेगा, अगर ये हिस्सा इस एंजाइम के साथ मौजूद नहीं होगा तो ये एंजाइम जो है ये काम नहीं करेगा। ये कोफैक्टर जो है जनाब, ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ये हमारे पास इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। तो इन ये दोनों तरह के हो सकते हैं हमारे पास, इनऑर्गेनिक भी यानी जो कार्बन हाइड्रोजन से नहीं बने हुए, और ऐसे भी जो ऑर्गेनिक है। आपको इन दोनों तरह के कोफैक्टर्स की एग्जांपल्स भी पता होनी चाहिए। ऑर्गेनिक में हमारे पास एग्जांपल है मेरा बेटा मेटल आयंस की। बहुत सारे मेटल आयंस ऐसे हैं जो एज अ कोफैक्टर काम करते हैं, और ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में हमारे पास एग्जांपल है जी एक फ्लेविन। फ्लेविन इज अ मॉलिक्यूल जो कि कोफैक्टर के तौर पे काम करता है। तो ये दो कैटेगरीज हमारे पास बनती है कोफैक्टर्स। बट इन दो कैटेगरीज के अलावा हम कोफैक्टर्स को दो और कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकते हैं based on their connection with the enzyme. So let's talk about the types of cofactors as well. ये जो दो टाइप्स हैं बेटा कोफैक्टर की, इसमें से एक टाइप है जिसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, और जो दूसरी टाइप है हमारे पास कोफैक्टर की उसको कहते हैं कोएंजाइम। अब ये जो दोनों टाइप्स हमने बनाई हैं कोफैक्टर की, ये मेरा बेटा हमने बनाई है बेस्ड ऑन द कनेक्शन ऑफ कोफैक्टर विद द एंजाइम। देखिए, अब होता एक्चुअली ये है कि एंजाइम प्रोटीन है, कोफैक्टर नॉन प्रोटीन है, इन दोनों ने आपस में अटैच होना है और इनके अटैच होने के बाद एंजाइम अपना काम करेगा, अदरवाइज वो अपना काम नहीं करेगा। सो यहां पे होता ये है कि समटाइम्स ये कोफैक्टर जो है वो बड़ा स्ट्रांगली अटैच होता है एंजाइम के साथ, और समटाइम्स ऐसा होता है कि कोफैक्टर उतना स्ट्रांगली अटैच नहीं होता। तो अगर इफ द कोफैक्टर is strongly attached, if the cofactor is covalently bonded with enzyme, तो उसको मेरा बेटा हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। यानी ऐसे कोफैक्टर जिनके एंजाइम के साथ कनेक्शन बड़ा तगड़ा है, बड़ा स्ट्रांग है, उन कोफैक्टर्स को मेरा बेटा हम कहते हैं जी प्रोस्थेटिक ग्रुप। और अगर कोफैक्टर लूजली अटैच्ड है, यानी उतना स्ट्रांगली अटैच्ड नहीं है, उतना कनेक्शन उसका स्ट्रांग नहीं है विद एंजाइम, तो ऐसे कोफैक्टर को फिर हम मेरा बेटा कोएंजाइम कहते हैं। ये हमारे पास दो टाइप्स, दो कैटेगरीज बनती हैं कोफैक्टर्स की बेस्ड ऑन देयर कनेक्शन विद द एंजाइम। अगर हम थोड़ा सा आगे चले तो अगला कॉन्सेप्ट है जी हमारे पास मेटाबॉलिक पाथवे का। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एज वेल, मेटाबॉलिक पाथवे। देखिए, बॉडी में एक्चुअली होता ये है कि जो रिलेटेड रिएक्शन है ना वो हमेशा एक जगह पे होते हैं। मिसाल के तौर पर अभी जैसे डाइजेशन है ना, तो डाइजेशन का जो पहला स्टेप है वो स्टमक में होता है, स्टमक के बाद चीजें चली जाती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। तो एक पूरा पाथवे बना हुआ है, पहला रिएक्शन यहाँ हो गया, अगला रिएक्शन यहाँ हो गया, अगला रिएक्शन यहाँ हो गया।
ये इस चीज को बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। बॉडी ने ना अपने अंदर एक पूरा मेटाबॉलिक पाथवे डेवलप किया होता है। ये बिल्कुल ऐसे है कि एक मटेरियल आया जी बॉडी के अंदर, उस मटेरियल को हम कह लेते हैं, उसका नाम ए है, ठीक है। अब वो मटेरियल चेंज होना है बी में आमतौर पे, बट हम ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि मटेरियल ए आया बॉडी में और इसको फाइनली कन्वर्ट होना चाहिए एफ। यानी बॉडी के लिए, सेल के लिए ये मटेरियल की शुरुआती सबस्ट्रेट ही है, अब इसको हमने फाइनली एफ में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल तो होगा क्या, होगा ये कि पहले ये मटेरियल बी में कन्वर्ट होगा, फिर सी में होगा, फिर डी में होगा, फिर ई में होगा और फिर जाके इसने एफ में कन्वर्ट होगा। अब सेल क्या करता है कि ए को बी में कन्वर्ट करने के लिए डेफिनेटली कोई एंजाइम चाहिए होगा, हम उस एंजाइम का नाम रख लेते हैं 1। अच्छा, जैसे ही ये ए आएगा सेल के अंदर, 1 इसको कन्वर्ट कर देगा बी में। जैसे ही ए बी में कन्वर्ट होगा ना, वहां पर एक और एंजाइम भी मौजूद होगा बेटा, जो इस बी को सी में कन्वर्ट कर देगा फौरन से। यानी इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा, वो इस दूसरे एंजाइम के लिए, एंजाइम 2 के लिए रिएक्टेंट बन जाएगा। तो ये एंजाइम 2 बी को सी में कन्वर्ट कर देगा। अब इस दूसरे रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है सी, वो आगे कन्वर्ट हो जाएगा डी में विद द थर्ड एंजाइम 3। अच्छा, ये डी जो है सिमिलरली कन्वर्ट हो जाएगा ई में और ई कन्वर्ट हो जाएगा एफ में बाय 4th एंड 5th। तो यहां पे हुआ पता है क्या कि एक ही जगह पर एक चीज को मल्टीपल स्टेप्स के जरिए दूसरी चीज में कन्वर्ट कर लिया गया। इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। इस पूरे मेटाबॉलिक पाथवे के जो एंजाइम थे वो एक ही जगह पर, एक ही लोकेलिटी में, एक ही लोकेशन पे मौजूद थे। एक चीज दूसरी चीज में कन्वर्ट हुई, दूसरे एंजाइम ने उसको पकड़ा, तीसरी में कन्वर्ट कर दिया, तीसरे ने उसको पकड़ा, चौथी में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह ये पूरे का पूरा प्रोसेस, पूरे का पूरा मैकेनिज्म जो है ये कंप्लीट हो गया। ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।